मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि से क्या अभिप्राय है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि क्या है, ये फाइव जो मार्क्स हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो देखो, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि से क्या अभिप्राय है। इससे पहले हमने आय विधि और व्यय विधि करवा दी थी, तो आज हम उत्पाद विधि करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मैम सारी वीडियो हमने देख ली लेकिन मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि आपने नहीं कराई है। तो प्यारे बच्चों, उत्पाद विधि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका दूसरा नाम मूल्य वृद्धि विधि है। और देखिएगा, इसकी सावधानियां भी हम आपको बताएंगे। उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि से संबंधित जो सावधानियां हैं वो भी हम चर्चा करेंगे, उनके ऊपर भी। तो देखते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि से क्या अभिप्राय है। तो देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय मापने की उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि या औद्योगिक उद्गम विधि या निवल उत्पाद विधि भी कहा जाता है। परिभाषा: उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। तो यह हमने देखा कि उत्पाद विधि क्या है। कि देखिएगा, उत्पाद विधि जो है बच्चों वो इस प्रकार से है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में, अब ये लेखा वर्ष क्या होता है कि जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। जैसे आपका जो स्कूल में होता है ना टाइम पे, 1 अप्रैल से आपका सेशन शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से ये लेखा वर्ष है। इसमें देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम यानी कि चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र का हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र का हो, चाहे वो तृतीय क्षेत्र का हो, उनके उत्पाद में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि के कदम, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कदम लिखने हैं। पहला कदम उत्पादक उद्योगों की पहचान तथा वर्गीकरण। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्पादक उद्यमों की या उद्योगों की पहचान तथा वर्गीकरण। तो बच्चों, पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक कारकों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे भूमि, पानी, वन आदि, इनका हम प्रयोग करते हैं और फिर उत्पादन किया जाता है। एक बात और ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है हर बार। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर चेक किए, सभी में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 100% मैं गारंटी लेती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, ये जरूर आएगा। इसको भी ध्यान से कर लेना। तो देखो बच्चों, दूसरा है, देखो हमने बोला था पहला कदम उत्पादक उद्योगों की पहचान तथा वर्गीकरण। पहला है प्राथमिक क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं। दूसरा द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है या कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करते हैं। देखो बच्चों, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, हमारे पास गन्ना होता है और उसकी चीनी बन जाती है, तो गन्ने से चीनी में परिवर्तन उत्पादन कहलाता है। अब है तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। इस क्षेत्र के उद्यम केवल सेवाओं का उत्पादन करते हैं, वो कोई वस्तु नहीं बनाते हैं बल्कि सेवाएं प्रदान करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करते हैं सेवा क्षेत्र, जैसे बीमा की सेवा, बैंकिंग की सेवा, संचार की सेवा और परिवहन की सेवा। तो ये सेवाएं प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया। अब है हमारा दूसरा कदम क्या है उत्पाद विधि का, मूल्य वृद्धि की गणना करना। देखो, पहले कदम है मूल्य वृद्धि क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे मूल्य वृद्धि क्या है। देखो बच्चों, मूल्य वृद्धि क्या है, उत्पादन के मूल्य में से जब हम मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग घटा देते हैं तो मूल्य वृद्धि आ जाती है। वह इनकी उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग।
अब है स्टॉक में परिवर्तन क्या है। स्टॉक में परिवर्तन होता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। स्टॉक में परिवर्तन है अंतिम स्टॉक, जो वर्ष के अंत में बचा और जो वर्ष के शुरुआत में जो स्टॉक था, उन दोनों का अंतर। तो हमें पता चल जाता है स्टॉक में परिवर्तन क्या है। तो ये दूसरा कदम हो गया। अब है हमारा तीसरा कदम। देखो बच्चों 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें इसी प्रकार से हमने लिख रहा है। तीसरा कदम है मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का माप करना। कैसे हम राष्ट्रीय आय का माप करेंगे, तो देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना कि प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमों द्वारा दी गई सकल मूल्य वृद्धि। देखो प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी उत्पादक हैं उन्होंने जो भी मूल्य वृद्धि की है वो जमा में, हम यहाँ पर जमा का निशान लगाएंगे। द्वितीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा दी गई सकल मूल्य वृद्धि, इसको भी जोड़ लेंगे। और फिर तीसरा, फिर जमा का निशान आएगा तृतीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा दी गई सकल मूल्य वृद्धि। यानी कि हमने तीनों क्षेत्रों की जो मूल्य वृद्धि है उनको जोड़ लिया है। और जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, देखोगे बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि या सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है। यानी कि 1 जमा 2 जमा 3, प्राथमिक क्षेत्र जमा द्वितीयक क्षेत्र जमा तृतीयक क्षेत्र, हमने तीनों जोड़ लिए। हमारे पास आ गया बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। अब इसमें से हमने क्या घटाया, देखो सकल आ गया, हमने मूल्य ह्रास घटाया। मूल्य ह्रास जब हमने घटाया तो हमारे पास आ गया बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि। निवल आ गया, सकल से निवल आ गया क्योंकि हमने मूल्य ह्रास घटा दिया। ये हो गया। अब आगे आ गया कि निवल अप्रत्यक्ष कर हम घटाएंगे तो कारक लागत पर आ जाएगा। निवल अप्रत्यक्ष कर, ये हमने देखो माइनस का निशान है, निवल अप्रत्यक्ष कर हमने घटाया तो हमारे पास क्या आ गया, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि या निवल घरेलू आय NDP एट FC 1 जमा 2 जमा 3 -4 -5। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आ गया निवल मूल्य वृद्धि कारक लागत पर। अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय अगर हम जोड़ देते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमारी बन जाती राष्ट्रीय आय। निवल राष्ट्रीय आय कारक लागत पर निवल जो राष्ट्रीय आय है वो बन जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय हमेशा निवल होती है और कारक लागत पर होती है। तो बच्चों ये था हमारा तीसरा कदम और हमारी राष्ट्रीय आय निकल आई है। अब हम करेंगे उत्पाद विधि से संबंधित सावधानियाँ। देखो बच्चों, उत्पाद विधि से संबंधित सावधानियाँ कौन सी हैं, हमें सावधानियाँ भी लेकर चलना पड़ेगा। पहली सावधानी है पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को। दूसरी है पुरानी वस्तुओं पर दलाली या कमीशन को, जो पुरानी वस्तुओं को बेचने में या खरीदने में जो दलाली या कमीशन है, दलाल की दलाली या कमीशन को मूल्य वृद्धि विधि में शामिल किया जाता है क्योंकि वो उसी वर्ष का है। और पुरानी वस्तुओं को इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि जिस वर्ष वो बनी थी उस वर्ष उनको शामिल कर लिया गया था। तीसरा है सभी उत्पादकों द्वारा किए गए सब लेखा उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। देखिएगा, सब लेखा उत्पादन को उनका आरोपित मूल्य शामिल कर लिया जाता है, यानी कि श्रम के लिए जो उत्पादन किया जाता है उसको भी शामिल किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा स्वउपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है कि इतना, जिसका अनुमानित जो मूल्य होता है ना उसको आरोपित मूल्य बोलते हैं कि भी इतना खर्च हमने किया है। अब है स्वउपभोग सेवाओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि सेवाएं जो होती है अपने लिए उनका अनुमान नहीं लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक माँ है, वो अपने बच्चे की सेवा करती है, अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, तो उसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते वो कितना प्यार करती है। तो सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता बल्कि वस्तुओं को का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। आरोपित मूल्य ये है कि स्वउपभोग के लिए जो उत्पादन का आरोपित मूल्य, अगर हम उत्पादन नहीं करते, बाहर से खरीदते तो कितने रुपए में आता, उसको बोलते हैं आरोपित मूल्य। तो प्यारे बच्चों, ये थी उत्पाद विधि की सावधानियाँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि 5 मार्क्स का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल तैयारी के साथ जाएं बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।